नमस्कार, मैं वनिता चौहान आज आपके सामने एक छोटा सा शीर्षक लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मैंने आपको वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए हैं आपके लिए और कोशिश करूँगी कि सिर्फ इतने ही शब्दों में मैं आपको वाक्य से परिचित करा सकूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, इतने से ही नोट्स को सुनकर आपको वाक्य सरल लगने लगेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वाक्य का अर्थ। मतलब वाक्य क्या होता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा है वॉइस, है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बिल्कुल वही वाक्य है, बस हिंदी में एक बढ़ जाता है, वो है भाववाच्य। तो सबसे पहले हम वाक्य पढ़ते हैं। वाक्य का अर्थ है जो कहा जा रहा है, क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है। यानी क्रिया के जिस विधान से यह पता चले कि काम करने वाला कर्ता है, केंद्र में बैठा हुआ है, कर्म है अथवा क्रिया का भाव है। इन बातों की जो जानकारी दे वो वाच्य है। यानी हमें ये बताए कि कर्ता है केंद्र में, कर्म है केंद्र में, या क्रिया का भाव है, तो उसे हम वाच्य का वो अर्थ हुआ। दूसरे नंबर पर है वाच्य के प्रथम तौर पर दो भेद होते हैं। वाच्य के प्रथम तौर पर दो भेद बताए गए हैं। पहला है कर्तृवाच्य और दूसरा है अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या है, जिसमें वाच्य का मुख्य बिंदु कर्ता है, यानी मुख्य बिंदु कर्ता है। तो केंद्र में कौन है, कर्ता है। जैसे कन्याएं ढोलक बजाती हैं, आपको जानकर पता चल रहा होगा सुनकर कि कन्याएं ढोलक बजाती हैं, यानी कर्ता मुख्य बिंदु केंद्र में करता है। अगर यहां से कन्याएं हट जाएं तो ढोलक नहीं बजेगी, यानी यहां करने वाला कौन है, कर्ता। तो केंद्र में कौन है, कर्ता, तो कन्याएं ढोलक बजाती हैं। और कई उदाहरण हैं इसके, जैसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई बना लीजिए, डाकिया डाक वितरित कर रहा है ना, सीता कंप्यूटर ठीक करती है। इस टाइप से आप और भी इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं। तो दूसरा है अकर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता गौड़ अथवा लुप्त स्थिति में होता है। कर्ता गौड़ अथवा लुप्त स्थिति में, यानी काम तो करता ही करता है लेकिन वो लुप्त हो जाता है। उसकी स्थिति कैसी होती है, लुप्त हो जाती है। इसके भी कितने भेद हैं, दो रूप बताए गए हैं। इसके अकर्तृवाच्य के दो रूप बताए गए हैं। कौन कौन से कर्तृवाच्य के दो रूप है, कर्मवाच्य। सबसे पहले कौन सा है, कर्मवाच्य। इसमें वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म होता है, यानी कर्ता नहीं होगा मुख्य केंद्र में, क्या होगा, कर्म। बहुत अच्छी तरह उड़ाई जा रही है, क्या, पतंग। पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ाई जा रही है, यानी यहां पर कर्ता का नहीं मालूम कि पतंग कौन उड़ा रहा है, लेकिन कर्म हो रहा है, पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ाई जा रही है, कर्म हो रहा है। तो यहां पर कौन सा वाच्य आएगा, कर्मवाच्य। इसी प्रकार दूसरा देखिए, यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, यानी कि कर्ता का लोप हो जाना, से का प्रयोग होना और कर्ता के साथ के द्वारा लग जाना। जब कर्मवाच्य आएगा तो हम के द्वारा अधिक पाते हैं, उससे हम पहचान भी लेते हैं कि यह कर्मवाच्य है। इसके बाद हम एक नोट पढ़ेंगे छोटी सी, जो वाक्य स्वयं ही अकर्मक हो उसका कर्मवाच्य नहीं बन सकता। यानी किसी वाक्य में कर्म नहीं है तो हम उसका कर्मवाच्य नहीं बना सकते। अब हम दूसरा पढ़ेंगे ब, यानी भाववाच्य। इसमें वाच्य का केंद्र कर्ता और कर्म न होकर क्रिया का भाव प्रमुख होता है, यानी कर्ता नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, क्या प्रमुख होगा, भाव प्रमुख होगा। जैसे ट्रिक आप लगा लीजिए, एबल टू, नॉट एबल टू या लेट्स, ये आपने इंग्लिश में पढ़ा है। आप इसके अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि भाववाच्य में किस प्रकार के उदाहरण आते हैं। जैसे अब चला जाए, मुझसे सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जाता, थोड़ी देर सो लिया जाए,
गर्मियों में मुझसे खूब नहाया जाता है, अर्थात भाव का प्रदर्शन हो रहा होगा, है ना। दादी जी से चढ़ा नहीं जाता, बंदर से घूमा जाता है। इस प्रकार से जो उदाहरण होंगे वो हमारे भाववाच्य में आते हैं। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर केवल और केवल भाव से होता है, वहां पर भाववाच्य होता है। तो यह बेहद सरल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाएंगे। ये परीक्षा में आपको एक प्रकार दूसरा ये है कि मान लीजिए आपको कोई अपठित गद्यांश दे दिया गया परीक्षा में। अब उसमें या तो वाच्य का उदाहरण पूछा जा सकता है या फिर यह पूछा जा सकता है वाच्य का परिवर्तन, भाववाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना इत्यादि। इस प्रकार ये आपस में बदलने को भी आ सकते हैं, पहचानने को भी आ सकते हैं कि यह वाक्य किस प्रकार का वाच्य है। इस प्रकार से हम इसके प्रश्नों को तैयार करेंगे। आशा करती हूं कि मैंने ये आपको कम समय में समझाने का जो प्रयत्न किया है, इससे आप सरलता से समझ गए होंगे। तो ये वाच्य एक छोटा सा बिंदु है, लेकिन फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपठित गद्यांश के तौर पर 2 से 3 नंबर का ये अनुमानित प्रकार से आ ही जाता है। इसीलिए ये मैंने आपको छोटा सा टॉपिक तैयार कराया है। तो इसे ध्यान से पढ़िए, इसका प्रश्न लेकर के उसका अभ्यास कीजिए, और अगर कोई आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।